हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे उसको 4 वीडियो में हमने समेटने की कोशिश की। 1885 से 1947 ईस्वी के बीच में कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए और उन महत्वपूर्ण अधिवेशनों से संबंधित जो निर्णय हुए, साथ में उसके जो अध्यक्ष थे और उन अध्यक्षों से जुड़े हुए कुछ यदि महत्वपूर्ण तथ्य थे तो उन सभी तथ्यों को हमने समेटने की कोशिश की, हमने बतलाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, उसके सारे नोट्स भी बाकायदे आपने सिस्टमैटिक वे में बनाए भी होंगे। आज के इस वीडियो से हम लोग धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में अब आगे बढ़ेंगे। हमने आपको पहले वीडियो में यह बताया था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो है वो क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। ठीक है, जो कि 1947 ईस्वी में भारत की आजादी के समय तक कुल 3 चरणों से होकर गुजरा था। उसमें से पहला चरण 1885 से 1905 ईस्वी के बीच का था, जिसे उदारवादी या नरमपंथी चरण कहकर पुकारा जाता है। हमने आपको यह बतलाया था कि इसमें क्यों इसे नरमपंथी कहा जाता है, उनके नरमपंथी या उदारवादी कहने का रीजन जो है वो क्या है। तो हमने सीधे तौर पे एक बात बताई थी कि वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों में विश्वास करते थे। उनका मास मूवमेंट में किसी तरह का विश्वास नहीं था। वे हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, मास मूवमेंट जैसे आंदोलन के गर्मपंथियों के जो उग्र तरीके थे उसकी वो बात नहीं करते थे। यानी ब्रिटिश सरकार को खुलकर चुनौती देने की बात नहीं करते थे। वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों के अंतर्गत रहते हुए अपनी बातों को सरकार के सम्मुख रखते थे। सरकार नहीं मानते थे, फिर से रखते थे, नहीं मानते थे, फिर से रखते थे। तो बारंबार यही तरीका था उनका, इसके इतर कोई और तरीका आंदोलन के इनके पास नहीं थे। और यही वजह रहता है कि इनको नरमपंथी कहकर पुकारा गया, इनको उदारवादी कहकर पुकारा गया। अब चूंकि 1905 तक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथियों का असर है, नरमपंथियों का प्रभाव है और उनका मास मूवमेंट में किसी तरह का विश्वास नहीं है। तो यही कारण रहता है कि 1885 से 1905 ईस्वी के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जोरदार, कोई खुला, जिसको कहते हैं जन आंदोलन, मास मूवमेंट, ऐसे कोई भी मास मूवमेंट जो है उस काल में नहीं हुए। ठीक है, इसीलिए देखिएगा 1885 से 1905 ईस्वी के बीच में ना तो कोई असहयोग आंदोलन है, ना ही कोई भारत छोड़ो आंदोलन, ना ही कोई स्वदेशी आंदोलन, ना ही होम रूल आंदोलन, स्वराजवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे कोई भी आंदोलन इस प्रथम चरण में नहीं होता है। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का इसे प्रथम चरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की जो बुनियाद थी, भारतीय राष्ट्रवाद को जो कह सकते हैं कि सहेज कर उसे पालने पोषने का, और कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से जो नवजात शिशु के तौर पर राष्ट्रवाद की भावनाएं जन्म ले रही थी, उसका सही तरीके से देखभाल करना, उसका जो है पालन पोषण करना, उसे पाल पोस कर बड़ा बनाना, यही इस दौरान किया गया। राष्ट्रवाद को जन जन तक में पहुंचाने की कोशिश की गई, एक वैचारिक तौर पर कार्य किया गया, यहां पर कोई खुलेआम जो है वो कार्य नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस दौरान कोई मास मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन क्या हमने आपको बताया था कि क्या हुआ कि 1905 यानी कि 20 वर्ष का जो प्रथम काल रहता है उसमें अंतिम समय में क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर ही युवाओं का एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा था जो ब्रिटिश जो शासन के खिलाफ नरमपंथियों के जो आंदोलन के तरीके थे उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका यह मानना था कि नरमपंथी जो तरीके हैं उससे भारत के लिए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, और गर्मपंथियों का यह मानना था कि स्वराज्य मांगने से नहीं लड़ने से मिलता है और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उनका यह कहना था कि हम सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हम बार बार सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने की जो भिखमंगी राजनीति नरमपंथियों की है, हम उस तरीकों को नहीं अपनाएंगे, बल्कि सरकार नहीं मानेगी हम हड़ताल करेंगे, सरकार नहीं मानेगी हम जुलूस निकालेंगे, सरकार नहीं मानेगी हम बहिष्कार करेंगे। इस पर भी यदि सरकार नहीं मानेगी तो सरकार के खिलाफ जनता का साथ लेकर एक मास मूवमेंट प्रारंभ किया जाएगा, एक जन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा
और इसी वजह से इनको गर्मपंथी कहा गया, इसीलिए इनको उग्रपंथी कहा गया। और यही कारण रहा कि इनके चरण में, यानी कि 1905 से 1919 ईस्वी के बीच का जो उनका द्वितीय चरण था, गर्मपंथियों का जो चरण था, जो दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन का कहलाया, उसी चरण में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन, एक मास मूवमेंट का जन्म होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला वह पहला मास मूवमेंट था, पहला जन आंदोलन था, पहला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है जनता के साथ लेकर चलकर आंदोलन करने का एक जो है वो क्या है कि एक उदाहरण था। ठीक है, तो वो आंदोलन कौन है, अब यहां पे समझना है कि वो आंदोलन क्या है, क्यों प्रारंभ हुआ था, हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। उसका नाम जो है स्वदेशी आंदोलन था, आप ये समझ लीजिए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, क्यों प्रारंभ हुआ, लॉर्ड कर्जन ने क्यों बंगाल का विभाजन किया, वो कहता क्या था, उसके क्या कारण थे, हम लोग इस बात को आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे कि हमने जो है लिखा है हेडिंग बंग भंग या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। जो लोग नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप लोग जो है वो कहे कि इसको ऐसे ही नोट करिएगा, बंग भंग या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। और ये सीधी सी बात है कि प्रारंभ क्यों हुआ था, एक लाइन में, लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है ना, ये इस समय भारत का क्या था, वायसराय था, भारत का वायसराय था। और वायसराय के रूप में इसका जो शासनकाल था वो 1899 से 1905 ईस्वी के बीच में था। ठीक है ना, तो 1899 से 1905 ईस्वी के बीच भारत के वायसराय के रूप में सेवा प्रदान करने वाला जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन जब नहीं हुआ था, ठीक है, बंगाल का विभाजन जब नहीं हुआ था तो उस समय अविभाजित जो बंगाल है, उस बंगाल के अंतर्गत उस समय के कौन कौन से प्रांत जो है वो आते थे। तो उस समय ध्यान रखिएगा, आज का बिहार हो गया, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा हो गया, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश का क्षेत्र जो है, ये सब मिलकर उस समय के अविभाजित बंगाल का निर्माण करते थे। उसमें समझ लीजिए कि पहले उसमें असम भी शामिल था, लेकिन 1874 एडी में असम को उस बंगाल से अलग कर दिया गया, एक अलग प्रांत का दर्जा जो है वो दे दिया गया। तब भी जो अगर देखा जाए तो जो बंगाल का जो क्षेत्र था, आज का बिहार हो, जिसमें आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, इतना बड़ा क्षेत्र अगर किसी प्रांत में, किसी एक प्रांत में हो तो वो प्रांत कितना बड़ा होगा, उसकी आबादी कितनी ज्यादा होगी, उसका पॉपुलेशन कितना ज्यादा होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, उस समय अविभाजित बंगाल की जो आबादी थी वो 7,85,00,000 की थी। ठीक है, 7,85,00,000 की थी, जो उस समय पूरे भारत की आबादी का 25% हिस्सा था। अब आप सोच सकते हो कि इतने बड़े क्षेत्रफल, इतना विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले किसी एक प्रांत में किसी एक केंद्र से शासन करना कितना कठिन काम रहा होगा, कितना जो है, कितनी दुश्वारियां उसके साथ जुड़ी रही होगी, इस बात की हम सहज कल्पना कर सकते हैं। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण भी यही बतलाया। उसने ये बतलाया कि इतना विशाल क्षेत्रफल, इतनी विशाल आबादी वाला यह जो प्रांत है, इस प्रांत में किसी एक केंद्र से शासन करना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए हम बंगाल का 2 हिस्सों में विभाजन कर 2 प्रशासकीय केंद्र की स्थापना करके हम वहां की जनता को बेहतर सेवा देंगे, बेहतर प्रशासन जो है हम दे सकेंगे। और यही इसी वजह से मैं बंगाल का विभाजन करने वाला हूं। यानी कि लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन का जो कारण था वो कारण बतलाता था प्रशासकीय दिक्कतों का निपटारा करना। इतने विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले किसी एक प्रांत में किसी एक केंद्र से शासन करना मुश्किल भरा कार्य है। इसलिए लॉर्ड कर्जन कहता था कि अगर 2 प्रशासकीय केंद्र बनाएंगे, 2 केंद्र से उस पर शासन किया जाएगा, अलग अलग जो है वो हिस्सा होगा, अलग अलग प्रांत का दर्जा हासिल करेगा, तो वहां पर बेहतर शासन किया जा सकता है। और वास्तव में अगर देखा जाए कि भाषाई आधार पर जो वर्तमान हिंदुस्तान है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्या है कि
1956 ईस्वी में बना। तो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया गया, लेकिन वास्तव में जो है वो क्या है कि अब जो प्रांतों का गठन होता है ज्यादातर केसेस में, चाहे वो बिहार से झारखंड अलग हुआ हो, चाहे वो जो है कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ हो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ हो, या फिर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ हो, तो वास्तव में इसके अलग होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन जो है वो क्या है, वो कोई सांस्कृतिक या भाषाई आधार नहीं है। आधार क्या है? प्रशासन की दिक्कत है। बड़ा प्रांत जब होता है, उत्तर प्रदेश अभी भी कितना बड़ा है, उत्तराखंड भी इसमें शामिल था, सोचिए कितना बड़ा प्रांत था। और आज भी जो है वो क्या है कि जितने बड़े प्रांत है, जितना बड़ा वो सबसे बड़ा सूबा एक तरह से है। और दूसरी बात है कि वो एक तरह से मतलब काफी तरह की दिक्कतें आती है, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रशासन की दिक्कतें जब आने लगती है एक बड़े प्रांत में, तो उसको जो है हम क्या करते हैं कि उसको दो हिस्सों में बांटकर, दो राज्यों में बांट करके जो है दो प्रशासन के केंद्र, दो राजधानियां, दो मुख्यमंत्री, दो राज्यपाल बनाकर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहां पर बहुत सारे कह सकते हैं जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने अगर बंगाल का विभाजन यह कहकर किया तो ये मतलब कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण था उसके द्वारा कहे गए कारण से अलग था, ठीक है। वो कारण क्या थे? वो कारण जो है वो क्या थे? अब यहां देखिए विभाजन का कारण कर्जन ने क्या बतलाया? प्रशासन की दिक्कतों का निपटारा। उसने कहा प्रशासन की दिक्कतों का निपटारा, विशाल आबादी व क्षेत्रफल के कारण प्रशासन संबंधी कई दिक्कतें होती है, दो भागों में बांट देंगे, प्रशासन के केंद्र दो बन जाएंगे, समस्याओं का बहुत हद तक निपटारा किया जा सकता है, ठीक है। यही सोचकर किया। कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य था विभाजन कर राष्ट्रवाद की ताकत को कमजोर करना। अब इसको समझिए कि लॉर्ड कर्जन ये कहता था कि प्रशासन की दिक्कतों से निपटारा के लिए हम जो है बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण यह था कि जो बंगाल था ना, वो बंगाल जो है उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो भारत में राष्ट्रवाद उभार ले रहा था, उसका वो गढ़ बन चुका था, ठीक है। राष्ट्रवाद का जो उभरता राष्ट्रवाद था उसका केंद्र बंगाल बन गया था। बंगाल, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे पहली बार जागरूकता जो है वहां की जनता में आई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं वो अंगड़ाई लेनी जो है वहीं से प्रारंभ हुई। वहीं से देखिएगा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ, चाहे राजा राम मोहन राय की बात कर लीजिए, केशव चंद्र सेन की बात कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शख्सियत है, ठीक है, वो सब शख्सियत वहां पर उनका उदय हुआ, वहां पे उनका जन्म हुआ और उन्होंने ही एक प्रकार से बेड़ा उठाया। तो बंगाल का जो क्षेत्र था वो राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था शुरू से। तो लॉर्ड कर्जन को ये लगता था, अच्छा, ये लॉर्ड कर्जन के समय तक जाते जाते राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन को ये लगता था कि अगर बंगाल को दो हिस्सों में, और वो भी धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, तो उभरता जो राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका है, इस राष्ट्रवाद को विखंडित किया जा सकता है। यानी संगठित जो राष्ट्रवाद है उसको हम विखंडित कर सकते हैं, ठीक है, बंगाल का विभाजन करके। और यही उसका वास्तविक उद्देश्य था, ना कि वास्तविक उद्देश्य था प्रशासन की दिक्कतों का निपटारा करना, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कारण बतलाया? प्रशासन की दिक्कतों का निपटारा करना। और कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? विभाजन कर राष्ट्रवाद की ताकत को कमजोर करना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब यहां पे समझिएगा, अविभक्त जो बंगाल था वो हिंदू बहुल। जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश आज का और पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ठीक है, ये सब अगर मिला दिया जाए तो इसमें जाहिर सी बात है कि हिंदू जो है वो बहुत उनकी होगी, हिंदुओं की आबादी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि उसने विभाजन कुछ इस तरह से किया कि ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये पूर्वी बंगाल हो गया, पूर्वी बंगाल का हिस्सा मुस्लिम बहुल हो गया, पश्चिम बंगाल का हिस्सा हिंदू बहुल हो गया। तो जब अविभाजित हुआ, ठीक है, तब हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हिंदू बहुसंख्यक है। विभाजन से कम एक हिस्सा ऐसा हुआ जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक की स्थिति में थे। और लॉर्ड कर्जन ने एक दांव खेला, इसीलिए जो है लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि विभाजन से मुसलमानों को वह लाभ मिलने वाला है जो कभी उसे तुर्कों और मुगलों के जमाने में भी हासिल नहीं हुआ। ब्लूमफील्ड फुलर, जो कि मुस्लिम बहुल प्रांत जो पूर्वी बंगाल था उसका प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था, वो ये कहता है
कि अंग्रेजों की दो प्रिय पत्नियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात किसने कही थी? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो जो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था, उस पूर्वी बंगाल का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो था ब्लूमफील्ड फुलर। तो ब्लूमफील्ड फुलर ये कहा करता था कि अंग्रेजों की दो प्रिय पत्नियां हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, इसमें भी मुस्लिम सबसे प्रिय जो है पत्नी है। यानी कि मुस्लिम्स को वो ज्यादा लुभाने की मतलब एक पॉलिसी का वो पालन कर रहा था। उन्हें ये लगता था कि अल्पसंख्यक होने की वजह से मनोवैज्ञानिक रूप से ये ज्यादा डरा हुआ है, इसको जो है हम क्या है आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बरगला सकते हैं। और इसी वजह से जो है उन्होंने विभाजन लॉर्ड कर्जन ने जानबूझकर इस तरह से किया कि एक हिस्सा मुस्लिम बहुल बन जाए, और मुस्लिम बहुल बन जाए तो मुस्लिम्स को लगेगा कि हमारा प्रांत भले ही छोटा हो लेकिन हम कम से कम श्रेष्ठ स्थिति में होंगे। तो ये क्या करेगा, ये विरोध करने वाले, विभाजन के विरोध करने वाले के वो विरोधी हो जाएंगे और इससे हमारी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने लगेगी। ठीक है, तो ये सोचकर जो है उसने क्या है कि इस तरह की राजनीति की। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया मुस्लिम बहुल, और हिंदू मुसलमान को इस प्रकार आपस में बांटा गया। और जो भी इसका विरोध करता वो क्या हो जाते, दुश्मन हो जाते मुस्लिम्स के जो, और बाद में ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है कि अब देखना है प्रस्ताव जो है बंगाल विभाजन, ये सब फैक्ट्स है। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को आया। पूरी रूपरेखा प्रस्ताव के रूप में जनता के सम्मुख रखा गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, जिसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी, ये सब सारे फैक्ट्स है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्थानीय लोगों के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया, और इसमें जो है लिया गया ब्रिटिश शासन के खिलाफ हम सब एक आंदोलन चलाएंगे, और वो क्या है, स्वदेशी आंदोलन होगा या बंग भंग आंदोलन होगा। इसकी एक प्रकार से औपचारिक शुरुआत हो गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन की जो प्रस्ताव, बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव लाया गया था उसको क्रियान्वित कर दिया गया, यानी कि उसको लागू कर दिया गया, और बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल हो गया, ये मुस्लिम बहुल हो गया। इसकी राजधानी कलकत्ता हो गई, इसकी राजधानी ढाका, और हमने बताया इसका प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर, और पश्चिम बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया एंड्रियो फ्रेजर। ठीक है, एंड्रियो फ्रेजर हो गया। इसके बाद देखिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जैसे ही क्या हुआ कि बंगाल के विभाजन की घोषणा को लागू किया गया, बंगाल को यानी दो टुकड़ों में बांटा गया, वैसे ही आंदोलन जो है अपना तीव्र रुख जो है वो अख्तियार कर लिया। अपना जो तीव्र, अपना एक इंटेंसिव जो है, जो स्पीड है, वो स्पीड जो है वो क्या है कि प्राप्त कर लिया। 16 अक्टूबर 1905 के दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। लोगों ने, बंगालियों ने एक दूसरे की कलाई में सफेद पीले धागे वाले राखी बांधकर जो है उन्होंने बंगाली एकता का प्रदर्शन किया और ऐलान किया कि कोई भी हम भाइयों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। ये बात जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में, ये ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को यानी 16 अक्टूबर 1905 के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। जबकि राम सुंदर त्रिवेदी के सुझाव के अनुसार 16 अक्टूबर के दिन को शोक दिवस, डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में जो है मनाया गया। और जो स्वदेशी आंदोलन इस तारीख को जो है प्रारंभ किया गया, गंगा में डुबकी लगाकर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, गंगा में डुबकी लगाकर प्रारंभ किया गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसी का अंग्रेज बार बार इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है कि मुस्लिम्स को जो है वो फिंगर पॉइंट आउट करेंगे कि ये राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, लेकिन शुरुआत गंगा में डुबकी लगाकर किया, किसी मस्जिद में नमाज पढ़कर स्टार्ट नहीं किया गया। ऐसी बातें जो है बार बार किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है इंपैक्ट जो है, अब ये देखना है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ तो हो गया, लेकिन इसका असर क्या है, इसका प्रभाव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें पहला जो है वो क्या है, सूरत कांग्रेस अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे, जो हमने आपको शुरू में बोला था कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, पहला विभाजन, जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। लेकिन यहां पर यह समझना है कि उस विभाजन में स्वदेशी आंदोलन का क्या रोल है, बंग भंग आंदोलन का क्या रोल है। तो बस यहां पे शॉर्ट में समझिएगा कि स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन के प्रसार क्षेत्र और उसके स्वरूप को लेकर
कांग्रेस के अंदर जल्द ही विवाद प्रारंभ हो गए। जैसे नरमपंथी का यह कहना था कि भाई बंगाल के विभाजन के विरोध में यह आंदोलन चला रहे हो तो यह आंदोलन सिर्फ बंगाल तक रखो, इसको पूरे भारत तक मत ले जाइए। लेकिन गर्मपंथी का यह कहना था कि बंगाल का विभाजन केवल बंगालियों के अपमान की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतीयों के अपमान की बात है। इसलिए उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध चलने वाला जो आंदोलन है वो आंदोलन जो है अखिल भारतीय स्तर पर चलाया जाना चाहिए। यह बात जो है वो किन्होंने कहा? गर्मपंथियों ने। दूसरा ऑब्जेक्शन था, नरमपंथी कहते थे कि इस आंदोलन के दौरान आपने जो बहिष्कार आंदोलन चला रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। लेकिन गर्मपंथी का कहना था कि यह एक ऐसा अवसर है जबकि सरकार का हर तरीके से बहिष्कार किया जाना चाहिए। यही बात थी, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था आपस में जो है, और उसमें कोई और बहुत सारे और भी कारण थे कांग्रेस के विभाजन के, प्रथम विभाजन के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन फिलहाल मैं चूंकि अभी स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन की बात कर रहा हूं तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये दो विवाद थे कि आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे या पूरे भारत के स्तर पर चलाया जाना चाहिए, और दूसरी बात कि बहिष्कार आंदोलन सिर्फ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित हो या हर तरीके से ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया जाए। तो ये दो मतभेद के बिंदु थे और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सका। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ नरमपंथी और गर्मपंथी जैसे दो दलों में। ठीक है, तो ये एक तो विभाजन हो गया। दूसरा देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण आरंभ हुआ। अब यहां पे देखिएगा कि हुआ क्या कि जो बाल गंगा, जो नरमपंथी थे, नरमपंथियों की राजनीति से गर्मपंथी इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो गर्मपंथियों ने एक नया विचार, एक नया आदर्श दिया कि आंदोलन के उग्र तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो जो युवा वर्ग थे वो उनसे तुरंत कनेक्ट कर गए, उनके साथ हो लिए। फिर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में जो है वो क्या है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन वास्तव में स्वदेशी आंदोलन का ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंधाधुंध दमन किए जाने के बाद, ठीक है ना, अंधाधुंध जब दमन प्रारंभ किया गया, जितने भी गर्मपंथी नेता थे, लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, उनको किसी न किसी रूप में जो है उनको तितर बितर कर दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो युवा वर्ग थे वो युवा वर्ग में नाराजगी ज्यादा थी। उनमें एक प्रकार से जो है उनको लगा कि हमने जो सोचकर गर्मपंथियों का साथ दिया या इस आंदोलन में शिरकत की, वह सोच यहां भी जो है वो क्या है कि लागू नहीं हो पाई, यहां पर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हमारे अंदर जो भड़कती ब्रिटिश विरोधी जो भावनाएं हैं उसका बेहतर अभिव्यक्तिकरण जो है नरमपंथी आंदोलन में तो नहीं हो रहा था, गर्मपंथी भी उसका सही तरीके से समायोजन नहीं कर सके। तो उनके मन में जो है एक आक्रोश का भाव था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खुदबदाती जो भावनाएं थी उसका बेहतर अभिव्यक्तिकरण नहीं हो पाया था। इस वजह से उनको लगा कि नरमपंथी गर्मपंथी किसी में कुछ नहीं होगा, हमें खुद अपने दम पर कुछ करना होगा। और तब उन्होंने व्यक्तिगत वीरता और जो है व्यक्तिगत वीरता और शहादत के दम पर एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसको क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। हालांकि बहुत सारी किताबों में से आतंकवादी आंदोलन लिखा जाता है, यहां तक कि एक बार आईएएस में भी जो है ऐसे ही आतंकवादी, मतलब भगत सिंह के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो वास्तव में जो है मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनल बात करूं तो उनके लिए आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, एक लंबा डिस्कशन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं क्रांतिकारी आंदोलन की ही बात करूंगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाता है 1908 में। इसी में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस होगा, दिल्ली षड्यंत्र केस होगा, ठीक है, किंग्स फोर्ट पर जो है खुदीराम बोस, प्रफुल्लचंद चाकी जो है वहां पर बम मारने की बात करेंगे। ठीक है, रासबिहारी बोस के नेतृत्व में दिल्ली षड्यंत्र केस होगा, चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराया जाएगा। तो ये तमाम तरह के जो है वो क्या है कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम फेज होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तीसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। चूंकि यह स्वदेशी आंदोलन था, इसमें स्वदेशी की बात की गई, इसमें सारी विदेशी जो है शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, बहुत सारे उद्योग धंधों का विरोध किया गया। ठीक है ना, विदेशी उद्योग। तो यहां पे ध्यान रखिएगा शिक्षा पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा, राष्ट्रीय शिक्षा पर गहरा असर पड़ा। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना
उनका मकसद था राष्ट्रीय बातों को ज्यादा तरजीह देना, राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्र की जो बातें हैं उनको विशेष तौर पर तरजीह देना, ये इसका जो है मकसद था। इसके अध्यक्ष थे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। इसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंदो घोष थे। ये सब ध्यान रखिएगा, यही सबसे सवाल छोटे छोटे जब पूछे जाते हैं तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं, वो मैंने यहां पे लिख दिया। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर, इसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंदो घोष थे। और इसमें बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई 25 जुलाई 1906 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा फैलाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान जिन्होंने निभाई थी वो डॉन सोसाइटी थी। ठीक है, 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है सतीश चंद्र मुखर्जी ने किया था। ठीक है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए उद्योग धंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये स्वदेशी की बात थी, ये ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार करने की बात थी, तो अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वदेशी उद्योग धंधों पर जो है पर्याप्त बल दिया गया, इसलिए स्वदेशी उद्योग धंधों पर इसका गहरा असर पड़ा। हालांकि जो है देखिए माचिस या जीवन की जो मूलभूत आवश्यक चीजें थी, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों की स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन इसमें से अधिकांश असफल रहे थे। और असफल रहने का कारण क्या था कि इसमें जिन लोगों ने भी फैक्ट्रियां लगाई थी ना, वो प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट पे नहीं लगाया था। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर वो अपनी सारी जो है कल कारखानों की स्थापना की थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ना, कोई भी चीज कोई भी काम स्टार्ट करते हैं आप, जहां पे कह सकते हैं कि आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट होना है, ठीक है, तो आप इतना समझ जाइए कि उसमें जब तक प्रॉफिट और लॉस के सिद्धांत पे आप काम नहीं करोगे, आप कोई भी संस्था, कोई भी जो है बिजनेस, कोई भी व्यवसाय आप प्रॉपर वे में संचालित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जितने भी उद्योग धंधे स्थापित हुए, ज्यादातर लोग जो है कह सकते हैं कि आवेग में आकर जो है भावावेश में और कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत होकर संस्थाओं की स्थापना की, कल कारखानों को लगाया। प्रॉफिट एंड लॉस का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल देश सेवा उनके लिए सर्वोपरि महत्व रखता था। और ये अच्छी भी बात है, लेकिन कुल मिलाकर अगर उसको एक लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो आपको कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट एंड लॉस का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर उसको आरोपित करना पड़ेगा, उसको लगाना ही पड़ेगा अगर आप लंबे से। इसलिए अधिकांश उद्योग धंधे असफल है। इसका एक मात्र अपवाद याद रखेगा कि प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा स्थापित बंगाल केमिकल जो फैक्ट्री है, ये बंगाल केमिकल फैक्ट्री एक ऐसा कारखाना सिद्ध हुआ जो आंदोलन के बाद के बहुत वर्षों तक भी जो है वो क्या है कि कार्य करता रहा। ठीक है, ये भारतीय औद्योगिक सम्मेलन इसी दौरान प्रारंभ हुआ था। इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी तूतीकोरन में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। ये सब आईएएस में सवाल आ भी चुका है, एसएससी वगैरह सब में भी सवाल आते रहे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो काफी गहरा असर पड़ा। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जगदीश चंद्र बोस हो गए। प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारत के प्रथम रासायनिक अन्वेषक माना जाता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। और बंगाल केमिकल फैक्ट्री बता ही चुका हूं कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। जगदीश चंद्र बोस ने पौध प्रतिक्रिया, प्लांट रिस्पॉन्सिव, ठीक है, और तुलनात्मक इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी जैसे दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये सब फैक्ट्स है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। देखिए इसको समझने वाली चीज है, समझने वाली बात है कि भाई ये ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल आपसे ये पूछा जाए कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलने वाला जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो मास मूवमेंट थे, उसमें वो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका सबसे ज्यादा असर भारत के सांस्कृतिक जीवन पर देखने को मिला था। याद रखिए उसका सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन, स्वराजवादी आंदोलन। इन सारे आंदोलनों का भारत के सांस्कृतिक जीवन पर उतना असर नहीं रहा जितना असर जो है स्वदेशी आंदोलन का देखने को मिला। बांग्ला भाषा और साहित्य का तो यह स्वर्ण काल सिद्ध हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान जो है आमार सोनार बांग्ला नामक एक प्रसिद्ध गीत की रचना की थी, जो आज भी जो है आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे शख्स है जिनके द्वारा रचित दो कविताएं दो देशों का
कह सकते हैं कि नेशनल एंथम है, जनगण मन जो है भारत का, और आमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का है। तो ये आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, ये गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था इसी आंदोलन के दौरान, जो नेशनल एंथम बांग्लादेश का आज बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद तो यही लिखा है कि काफी गहरा अन्य किसी आंदोलन की तुलना में, सांस्कृतिक जीवन का पर इसका जो असर है काफी गहरा, अन्य किसी आंदोलन की तुलना में साहित्य और कला के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। बंगला साहित्य का यह स्वर्ण काल था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला जैसे गीत की रचना की, बांग्लादेश का राष्ट्रगान हो गया। और कला के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, भारतीय प्राच्य कला संस्थान की इस दौरान स्थापना 1906 में किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ये थे भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और प्राच्य का मतलब होता है पूर्व, यानी कि पूर्व मतलब भारत के या पूर्व के संस्कृति पर जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, उस पाश्चात्य संस्कृति को खत्म कर भारतीय जो कला है उसको विशुद्ध रूप से भारतीय कला या स्वदेशी कला की स्थापना करना, यही इनका मकसद था। इसके संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। और ध्यान रखिएगा, ये भारतीय प्राच्य कला संस्थान जो थी वो क्या है कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे, कलाकार जो होते थे, उनको वो क्या करते थे, वो स्कॉलरशिप भी देते थे। और इसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली थी। ध्यान रखिएगा, यही नंदलाल बोस बाद में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब हमारे देश का संविधान बना, तो नंदलाल बोस और नंदलाल बोस के कुछ शिष्य ने, जो उसमें शांति निकेतन में जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में, वहां पर वो जो है वो क्या है कि एसोसिएट प्रोफेसर थे कला के। ठीक है, तो उनसे संपर्क किया गया। जब संविधान लेखन का कार्य पूरा हो गया तो उनसे संपर्क किया गया, और फिर संविधान के जो 22 भाग हैं, उस 22 भाग में हर पेज पर एक चित्रकारी अब देखेंगे किया हुआ है। और उसकी चित्रकारी करने का, साथ में प्रस्तावना की जो चित्रकारी है, वो सब नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने ही किया था। तो आप सोचिए, नंदलाल बोस जैसे महान शख्सियत, महान कलाकार इसी आंदोलन की देन जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अन्य बातें जो है, आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 सर्कुलर जारी किए गए। एक कार्लाइल सर्कुलर हो गया, दूसरा लायन सर्कुलर हो गया। और कार्लाइल सर्कुलर का मकसद था आंदोलन में शामिल होने वाले छात्रों से संबंधित स्कूल कॉलेजों की सरकारी सहायता बंद करने से संबंधित था। यानी कि कार्लाइल सर्कुलर जो है उन स्कूलों के खिलाफ जारी किया गया, उनको कहा गया जिनके स्टूडेंट्स जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके प्रधानाचार्यों को कहा गया कि अगर आपने ऐसा करने से नहीं रोका अपने स्टूडेंट्स को, तो जो सरकारी सहायता आपको दी जाती है वो सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। ठीक है, और लायन सर्कुलर जो है वंदे मातरम लगाने वाले जो छात्र थे उनके खिलाफ लाया गया था, और उनसे कहा गया था कि अगर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे आप, तो आपको जो है वो क्या होगा, सरकारी नौकरियों से बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, हमने आपको बताया आंदोलन का दमन किया गया। तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कैद की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। वहीं पर उनका बीता, और इस 6 वर्ष के मतलब जो है जेल में कैदी जीवन के रूप में इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मराठी भाषा में लिखा था, जिसे गीता रहस्य कहा गया। और अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में छूटने के बाद अरविंदो घोष, निर्दोष सिद्ध होने के बाद अरविंदो घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया, और वो कहां चले गए, पांडिचेरी, जो एक फ्रांसीसी बस्ती थी जो है, और आप समझ जाए वहां सन्यासी बन गए। और वहां पर उनके मतलब विचारों और दर्शन को केंद्र में रखकर एक अरविंदो आश्रम है, दूसरा है ओरोविले आश्रम। ओरोविले आश्रम पांडिचेरी में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखा जाए, ठीक है ना, तो ये वास्तव में जो है ये पूरा आंदोलन का जो है कहानी है, स्वदेशी आंदोलन, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ छेड़ा जाने वाला, ये भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला ये प्रथम वास्तविक जन आंदोलन था। ये जो है बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट भी है, वो सारी चीजें हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रस्तुतिकरण है आंदोलन का, यह आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फिर आगे और भी आंदोलन की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।